उपग्रह होते क्या हैं, कहाँ से भेजे जाते हैं, क्यों इनको भेजना होता है और अंतरिक्ष में कहाँ पर ये स्थापित होते हैं, अंतरिक्ष में कितने प्रकार की कक्षाएं हैं और कितने प्रकार से उपग्रहों को डिवाइड किया जाता है, कितने प्रकार से उपग्रहों को वर्गीकृत किया गया है, उपग्रहों के प्रकार क्या होते हैं, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों साथ में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक को। देखिए, एमपीपीएससी के प्री के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। 10 तारीख से फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो जाएंगे। अब भाई जब एमपीपीएससी होगी तो प्री में जो टॉपिक दिए हुए हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस है, समसामयिकी है, ये तमाम प्रकार के उसमें विषय दिए गए हैं। तो भाई उसी में जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 का जो दूसरा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसके बेसिक टॉपिक को हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए आप सभी के सवालों के जवाब इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं, खोजते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब भाई ये टॉपिक किसका है, तो ये टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। किसका टॉपिक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। अब देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि साइंस को इसके साथ क्यों लिखा जाता है, क्यों इसके साथ साइंस को इन्वेल्ड किया जाता है। जब भी आप टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो विज्ञान को पहले देखेंगे। तो देखते हैं, समझते हैं साइंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं भाई वो परंपरागत जो परिभाषा है उसको भूल जाओ आप, यहाँ पर एक नई परिभाषा देखो, नए तरीके से देखो। साइंस क्या है? साइंस वह ज्ञान या विज्ञान है जिसमें भारत या भारत के अलावा अन्य देशों के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के सिद्धांत दिए हैं। ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनके आधार पर हम उन चीज़ों को, उन घटनाओं को समझ पाते हैं। जैसे पेड़ में लगा हुआ फल पकने के बाद नीचे ही क्यों गिरता है, तो इसको कहा गया ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो देखिए इसी तरह से गति के नियम दिए गए। तो भाई हमारे आसपास जो विभिन्न चीजें हो रही हैं प्रकृति के सापेक्ष, उन प्रकृति के सापेक्ष होने वाली चीजों को इंसानों ने समझकर उसे एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हीं सिद्धांतों को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे आसपास चीजें हैं वो चीजें क्यों होती हैं, इन चीजों के बारे में लिखित रूप से समझाकर जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उन्हीं को क्या कहते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान क्या है भाई? ध्यान से समझिएगा, विज्ञान है सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल। विज्ञान क्या है? सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। अब भाई इन्हीं विज्ञान के सिद्धांतों को वर्तमान में उपयोग करके, इन्हीं विज्ञान के सिद्धांतों को वर्तमान में उपयोग करके मानव के लिए सुविधा भोगी चीजों का उत्पादन किया गया, निर्माण किया गया। ध्यान से समझिएगा, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर मानव जीवन को सुविधा भोगी बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, कार्यशील बनाने के लिए, उन सिद्धांतों का उपयोग कर जिन संसाधनों का विकास किया गया उसी को क्या कहा जाता है? उसी को, उस संसाधनों को बनाने में जो तकनीकी उपयोग की गई उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। भाई देखिए भारत में इस टेक्नोलॉजी को दूसरे ही नाम से जानते हैं, तकनीकी को, प्रौद्योगिकी को दूसरे नाम से हम और आप जानते हैं, जिसको आप कहते हो जुगाड़। ठीक है, तो भाई ये जुगाड़ वही जुगाड़ है जो साइंस के सिद्धांतों को, साइंस के प्रिंसिपल को अपनाकर मानव जीवन को सुविधा उपलब्ध कराती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मानव ने अपने आवागमन के लिए परंपरागत साधनों को छोड़कर पहिए पर चलने वाली गाड़ियों का विकास किया। तो भाई कहीं ना कहीं इसमें सिद्धांतों, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन का विकास किया गया, तो इसमें भी विज्ञान के सिद्धांतों का क्या किया गया है? उपयोग और प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं उसमें जो रॉकेट पृथ्वी की सतह को छोड़ता है, जब पृथ्वी की सतह से लिफ्ट करता है तो भाई गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। और गति के तीसरा नियम कहाँ लिखा है? विज्ञान में लिखा है।
तो देखिए प्रौद्योगिकी शायद समझ गए होंगे आप। तो प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी विज्ञान के सिद्धांतों को अपनाकर उसे व्यावहारिक रूप में लाकर मानव के लिए कुछ विशेष प्रकार के यंत्रों संसाधनों का विकास करने में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंतरिक्ष क्या है। तो देखेंगे अंतरिक्ष क्या है। तो अंतरिक्ष देखिए ध्यान से, ये है अर्थ सरफेस। क्या है ये? अर्थ, पृथ्वी की सतह। अब पृथ्वी की सतह से एक निश्चित दूरी तक पाया जाता है पृथ्वी का वायुमंडल। मतलब क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर। क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर के बाद याद रखिएगा, इसके बाद जो काला और अनंत क्षेत्र है, याद रखिएगा काला प्लस क्या है? अनंत, इन्फिनिटी क्षेत्र है, उसी को क्या कहा गया है? स्पेस कहा गया है। इस चीज को याद रखिएगा। स्पेस क्या है? अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष है भाई पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो काला और अनंत क्षेत्र है उसी को स्पेस कहते हैं। इस चीज को साथ में याद रखिएगा कि भाई इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बिना सीमा के है। कोई भी स्पेस की सीमाओं का निर्धारण कोई भी तकनीक, कोई भी व्यक्ति निर्धारण नहीं कर पाया है। अभी भी ये अनुसंधान का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अंतरिक्ष को सबसे अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तकनीकी को हम पढ़ने आए हैं, समझाने आए हैं, जिसकी बेसिक जानकारी उपलब्ध कराने आए हैं, उस चीज का, उस विषय वस्तु का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अंतरिक्ष से है। तो जितने अच्छे तरीके से हम अंतरिक्ष को समझ जाएंगे, हम उतने ही अच्छे तरीके से अपने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेंगे कि भाई आखिर इतने सारे सैटेलाइट अमेरिका भेज रहा, फ्रांस भेज रहा, चीन भेज रहा, भारत भेज रहा, जापान भेज रहा, इटली भेज रहा, यूरोपीय यूनियन भेज रहा, कनाडा भेज रहा, ये सभी सैटेलाइट कहाँ लगाए जाते हैं? तो भाई हम समझते हैं कि अंतरिक्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे अंतरिक्ष मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से, यह है सरफेस, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की, हम यहां पर लिख देते हैं पृथ्वी की, ये क्या है? सतह है। क्या है भाई? पृथ्वी की सतह। इस सतह के जैसे ही ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर को छोड़ देना है। एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहां तक तो अंतरिक्ष ही नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। इसको भाई जो फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, इस वाली क्षेत्र को छोड़ देना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। इस एटमॉस्फेयर के बाहर बात कर रहे हैं हम। तो देखेंगे 5 प्रकार के अंतरिक्ष होते हैं। अंतरिक्ष के प्रकार ध्यान से देखेंगे, अंतरिक्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेस। तो अंतरिक्ष के प्रकार 5 प्रकार के हैं। एटमॉस्फेयर के बाद जो पहला यहां पर अंतरिक्ष मिलेगा, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सतह के सबसे नजदीक है, उसको कहते हैं भाई जियो स्पेस। क्या कहते हैं? जियो स्पेस। याद रखिएगा इसको, क्या कहते हैं भाई? जियो स्पेस। सबसे पहला अंतरिक्ष जो पृथ्वी से नजदीक है। दूसरा जो स्पेस है उसको कहा जाता है इंटर प्लानेटरी स्पेस। कौन सा स्पेस कहा जाता है? इंटर प्लानेटरी स्पेस। भाई देखते रहिए, समझते रहिए। आज आपको मैं परिचित करवाऊंगा कि अंतरिक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तभी आप जान पाओगे कि भाई कहां कहां सैटेलाइट भेजे गए हैं, कैसे भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा? जियो स्पेस। दूसरा कौन सा? इंटर प्लानेटरी स्पेस। चलिए तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा कौन सा अंतरिक्ष होता है? तो तीसरा होता है इंटर सोलर स्पेस। कौन सा? इंटर सोलर स्पेस। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा होता है इंटर गैलेक्टिक स्पेस। कौन सा स्पेस? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। और पांचवा जो अंतरिक्ष होता है उसको सबसे बाद का अंतरिक्ष कहते हैं, उसको कहते हैं आउटर स्पेस। चलिए देखेंगे, इंग्लिश में लिखा है लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे, मैं सबको समझा दे रहा हूं। देखेंगे अगर कोई पूछे भाई जियो स्पेस क्या है, तो जियो स्पेस क्या होता है? जियो स्पेस का मतलब होता है ऐसा अंतरिक्ष जो पृथ्वी की ग्रेविटी फील्ड के बाद प्रारंभ होता है, या कह सकते हैं ऐसा अंतरिक्ष जो पृथ्वी की ग्रेविटी फील्ड के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है, उसी को क्या कहते हैं? जियो स्पेस, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का अंतरिक्ष। समझ में आ गया होगा। दूसरा है इंटर प्लानेटरी स्पेस। तो इंटर प्लानेटरी स्पेस ऐसा स्पेस जो 2 ग्रहों के बीच का अंतरिक्ष होता है। 2 ग्रहों के बीच का अंतरिक्ष, इंटर प्लानेटरी स्पेस। प्लानेट मतलब ग्रह। इंटर सोलर स्पेस,
दो सौर मंडलों के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है? इंटर सोलर स्पेस। भाई हमारा सौर मंडल है जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो निश्चित तौर पर अन्य सौर मंडल भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। तो भाई दो सौर मंडलों के बीच का जो अंतरिक्ष होगा इंटर सोलर स्पेस कहेंगे। इंटर गैलेक्टिक स्पेस, भाई जब हमारी गैलेक्सी है तो स्वाभाविक है कि भाई अंतरिक्ष में हमारे अलावा भी कई सारी गैलेक्सियां होंगी। तो दो गैलेक्सियों के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। दो गैलेक्सियों के बीच का अंतरिक्ष। अब देखते हैं आउटर स्पेस। गैलेक्सियों के बाद का जो अंतरिक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? आउटर स्पेस। आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई कितने प्रकार के अंतरिक्ष? देखिए, जियो स्पेस, इंटरप्लानेटरी स्पेस, इंटर सोलर स्पेस, इंटर गैलेक्टिक स्पेस और सबसे लास्ट में कौन सा? आउटर स्पेस। कितने प्रकार के अंतरिक्ष हो गए? 5 प्रकार के अंतरिक्ष होते हैं। अब देखते हैं भाई, जब आप अंतरिक्ष समझ गए, आप अंतरिक्ष क्या होता है ये समझ गए, अंतरिक्ष के प्रकार समझ गए, तो अब देख लेते हैं कि भाई हम कहां तक पहुंचे हैं या विश्व कहां तक इन अंतरिक्ष में पहुंचा है। तो ध्यान से देखेंगे, विश्व के विभिन्न स्पेस एजेंसियों द्वारा या विश्व की विभिन्न स्पेस संस्थाओं द्वारा जो स्पेस के क्षेत्र में अनुसंधान करती है, जैसे हमारे देश की स्पेस संस्थान का नाम क्या है जो अनुसंधान करती है? सबसे बड़ी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही अन्य देशों की, जैसे अमेरिका की नासा। तो विश्व की विभिन्न देश की स्पेस एजेंसियों द्वारा जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे गए हैं, जहां तक अनुसंधान किया जा रहा है, वो सैटेलाइट कहां तक गए हैं इस स्पेस में? ध्यान से देखेंगे तो भाई वो जियो स्पेस में पहुंच गए हैं। कई सारे सैटेलाइट हैं, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, सैकड़ों की संख्या में यहां पर सैटेलाइट हैं। फिर इंटरप्लानेटरी स्पेस में गए हैं, बहुत सारे सैटेलाइट गए हैं, जैसे हमने भी भेजा है इंटरप्लानेटरी स्पेस में, ठीक है, जैसे भारत का चंद्रयान, ठीक है, जैसे भारत का मंगल मिशन। ऐसे ही अमेरिका और अन्य देशों द्वारा भी कई सारे सैटेलाइट इंटरप्लानेटरी स्पेस में भेजे जा चुके हैं। अब देखते हैं इंटर सोलर स्पेस। नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां, रूस और चीन जैसे देशों ने इंटर सोलर स्पेस में भी कई सारे सैटेलाइट छोड़ रखे हैं। वे सैटेलाइट निरंतर अपने सौर मंडल को समझने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि दूसरे सौर मंडलों के व्यवहार को समझा जा सके। इसके बाद जो इंटर गैलेक्टिक स्पेस है और आउटर स्पेस है, यहां तक कोई भी सैटेलाइट अभी तक नहीं गया है। तो ये चीज समझते रहिएगा कि भाई हमारे सैटेलाइट विश्व के, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के सैटेलाइटों की बात कर रहा हूं, कहां तक पहुंचे हैं? इंटर सोलर स्पेस तक पहुंचे। इसके बाद सैटेलाइट अभी किसी भी देश द्वारा नहीं भेजे गए हैं। अब ये जानते हैं कि भाई सैटेलाइट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं सैटेलाइट क्या है। तो देखें भाई, सैटेलाइट, लेकिन यहां पर सैटेलाइट को सबसे पहले समझेंगे 2 प्रकार से। एक होता है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह। तो देखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। याद रखिएगा, नेचुरल सैटेलाइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है। हमें केवल किसको समझना है? कृत्रिम उपग्रह को। जो हमारा पहला प्रश्न था उसका जवाब ढूंढना है। नेचुरल सैटेलाइट ज्योग्राफी का विषय है। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है डिवोस और फोबोस। बृहस्पति उपग्रहों के क्षेत्र में काफी धनी है और सभी उपग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास हैं। 79 उपग्रह किसके पास हैं? सैटेलाइट किसके पास हैं? प्राकृतिक सैटेलाइट किसके पास हैं? बृहस्पति के पास। शनि के पास 62 सैटेलाइट हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ये इसके बारे में है। ये फैक्ट आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मुख्य फोकस हमारा किस पे रहेगा? कृत्रिम उपग्रह पर। तो चलिए देखते हैं कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा विभिन्न तकनीकियों का उपयोग करके विकसित किए गए तकनीकी संसाधन जो अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए मुख्य रूप से बनाए गए हैं, जो मानव के निर्देशों का पालन करते हैं और उसी के हिसाब से गणनाएं या विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने में मानव को सहायता करते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। चलिए इतनी बड़ी परिभाषा मत याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, ऐसे उपग्रह जिनका निर्माण मानव ने किया है उन उपग्रहों को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं।
अब देखते हैं जो कृत्रिम उपग्रह होता है इसका व्यवहार कुछ ऐसा होता है। देखेंगे, मान लीजिए ये कोई कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। यहां पर अर्थ सरफेस है, यहां पर पृथ्वी की सतह है, मैं सतह लिख दे रहा हूं, यहां पर पृथ्वी की सतह है और ये क्या है भाई, पृथ्वी की सतह है। अब देखो भाई, उपग्रह मुख्य रूप से, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस करते हैं या मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं, दो उद्देश्य को लेकर, ठीक है। तो भाई यहां पर हम पढ़ रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। जो सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। तो भाई इसके उद्देश्य हैं, आप कह सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट है भाई? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखेंगे, पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह, उपग्रह, तारे, सौरमंडल, गैलेक्सी, ये सब चीजें एक जगह, पृथ्वी अलग जगह। चलिए ठीक है, देखते हैं ध्यान से। देखेंगे, जो आर्टिफिशियल उपग्रह होता है, जो मानव द्वारा विकसित किया गया है, इसके दो उद्देश्य होते हैं बनाने का। पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है पृथ्वी से संबंधित अध्ययन करना। किससे संबंधित? पृथ्वी से संबंधित। या तो ये उपग्रह पृथ्वी से संबंधित अध्ययन करते हैं, या फिर ये उपग्रह पृथ्वी के अलावा जो अन्य ग्रह हैं उनकी खोज करते हैं, उसके अलावा जो अन्य उपग्रह हैं उनके बारे में जानकारियां एकत्रित करते हैं, तारों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य एक तारा है और साल 2018 में अमेरिका द्वारा पार्कर सोलर प्रोब, याद रखिएगा, देखिए मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, पार्कर सोलर प्रोब। ये किसका उपग्रह है भाई? ये उपग्रह है किसका? नासा का। नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। इसने साल 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजा था उपग्रह। तो समझ में आ गया। तो भाई कई सारे उपग्रह ऐसे होते हैं जो अन्य पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों की खोज करते हैं। जैसे भारत ने भी भेजे हैं चंद्रमा के लिए चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान टू भले ही पूरी तरह से सफल ना रहा हो लेकिन भेजा तो है। ऐसे ही मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए मंगलयान भेजा है साल 2013 में। इसके अलावा इसरो, भारत का उपग्रह अनुसंधान इसरो लगातार इस बात पर फोकस कर रहा है कि हमें मंगल के अलावा भी अन्य ग्रहों के अध्ययन के लिए सैटेलाइट भेजना है। जैसे शुक्रयान के नाम से उपग्रह लॉन्च किया जाना है। हम सूर्य के अध्ययन के लिए भी आदित्य L1 नामक मिशन लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। आदित्य L1 इसको भी लॉन्च करने वाले हैं। तो भाई आप क्या समझे, जो सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, वो दो तरीके के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। पहला पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर अनुसंधान करना हो, पृथ्वी के संबंध में पिक्चर बनाना हो, गणना करनी हो, वनों का आकलन करना हो, मौसम का अध्ययन करना हो, समुद्र का अध्ययन करना हो, इसके लिए। और दूसरा उद्देश्य होता है पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों, उपग्रहों, तारों और खगोलीय पिंडों की जानकारी एकत्रित करने के लिए, उन पर अनुसंधान करने के लिए। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई पृथ्वी के चारों तरफ जो उपग्रह लगे होते हैं वो उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, या उपग्रह कितने प्रकार से पृथ्वी की गति करते हैं, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये जानेंगे कि जो उपग्रह पृथ्वी की सतह से लॉन्च किए जाते हैं, ऊपर पृथ्वी का जब वो परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जब वो घूमते हैं, रोटेशन करते हैं, तो वो कितने तरीके से रोटेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, देखते हैं हम यहां पर समझेंगे कृत्रिम उपग्रह की कक्षाएं। क्या समझेंगे? कक्षाएं। कक्षाएं का मतलब ऑर्बिट, कृत्रिम उपग्रह की ऑर्बिट। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है भाई? पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है ना। अब इस पृथ्वी में देखिए यहां पर एक रेखा होती है, बीचों बीच बिल्कुल रेखा होती है, इसको कहा जाता है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। यहां पर ध्रुव होते हैं, यहां नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। पृथ्वी के मध्य में एक रेखा होती है जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब देखते हैं कितने प्रकार की हमारी पृथ्वी की से भेजे गए उपग्रहों की कक्षाएं होती हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। देखेंगे,
इस पृथ्वी से भेजे गए उपग्रहों की 2 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखते कैसे, बहुत आसान है, बड़े आसानी से समझेंगे, देखते रहिए। देखें, पहला, पृथ्वी से छोड़ा गया उपग्रह या तो भूमध्य रेखा के चारों तरफ, इक्वेटर के चारों तरफ इस तरीके से गति करेगा। ठीक है, इसको जब कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के चारों तरफ इस तरीके से गति करता है, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय उपग्रह। कौन सा उपग्रह? भूमध्य रेखीय उपग्रह। इक्वेटोरियल सैटेलाइट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल सैटेलाइट। याद रखिएगा, जब भूमध्य रेखा के चारों तरफ उपग्रह क्या करता है? गति करता है, तो इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय उपग्रह या इक्वेटोरियल सैटेलाइट। अच्छा, अब देखते हैं, या फिर पृथ्वी से भेजा गया कोई भी उपग्रह ध्रुव से ध्रुव की ओर परिक्रमा करेगा, इस तरीके से ध्रुव से ध्रुव की ओर परिक्रमा करेगा, इसको कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह। कौन सा उपग्रह? ध्रुवीय उपग्रह। पोलर सैटेलाइट, क्या कहेंगे? पोलर सैटेलाइट। याद रखिएगा, इसको कहेंगे भूमध्य रेखीय उपग्रह, इसको कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह। दोनों समझ में आ गया? अब इनकी कुछ विशेषताएं समझिएगा। जब कोई उपग्रह भूमध्य रेखा पर स्थित होगा, दोनों समझ में आ गया? नहीं तो इसको ऐसे समझिए, देखेंगे भूमध्य रेखीय उपग्रह क्या होगा? मान लो ये पृथ्वी है, ये मेरी मुट्ठी दिख रही ना, ये क्या है? पृथ्वी है। इसके चारों तरफ इस तरीके से, ध्यान से देखना, इसके देखेंगे, ये कोई मान लो पृथ्वी है, इसके चारों तरफ इस तरीके से जब कोई उपग्रह घूमता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय उपग्रह। और जब कोई उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, चारों तरफ परिक्रमा करता है, तब वह उपग्रह किसी पृथ्वी के किसी एक बिंदु से देखने पर वो हमेशा उसी स्थान पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा? जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ भूमध्य रेखा का परिक्रमा करता है, क्या करता है? परिक्रमा, रोटेशन करता है, तब क्या होता है? तब उस समय क्या होता है? परिक्रमा करता है, तब उस समय किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर आज उस उपग्रह को जहां पर आसमान की तरफ देखा जाएगा, कल भी उसी समय पर उसको वहीं वो दिखेगा। मतलब क्या हुआ? क्यों ऐसा होता है भाई कि आज भी वहीं दिख रहा है, कल भी वहीं दिख रहा है, परसों भी वहीं दिख रहा है ना, आने वाले दिनों में भी वहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य रेखा में छोड़े गए उपग्रहों की जो गति और दिशा होती है वो पृथ्वी के सापेक्ष होती है। मतलब पृथ्वी के साथ साथ वो गति करते हैं। अर्थात भूमध्य रेखीय कक्षा में लगाए गए उपग्रह निश्चित क्षेत्र पर फोकस करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र पर ही वो नजर रख पाते हैं। लंबे क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में उनकी नजर नहीं होती। जहां पर भाई फोकस कर दिया गया, जैसे उनको फोकस कर दिया कि भारत को देखना है तो भारत को ही देखते रहेंगे, वो पूरे विश्व को नहीं देख पाएंगे। वहीं पर वो प्रत्येक सैटेलाइट वहीं पर फोकस करके उसी क्षेत्र में देखता रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको? तो भूमध्य रेखीय जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी पर किसी क्षेत्र से हमेशा एक ही जगह पर लगा हुआ दिखाई देता है। और ये भूमध्य रेखा का पृथ्वी के सापेक्ष, जो पृथ्वी की गति है, घूर्णन गति है, उसके सापेक्ष ही क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। अगला जो उपग्रह होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? पृथ्वी के, मान लो ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ऐसे ऊपर से नीचे की ओर घूमता है, ऊपर से नीचे की ओर। अब आप ही बताइए भाई, ऊपर से नीचे की ओर जब कोई सैटेलाइट घूमेगा तो ये पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा, एक निश्चित समय पर क्या करेगा? एक जगह पर जाएगा और पूरी पृथ्वी को देखेगा। भाई हमने ऐसी 2 कक्षाएं क्यों बनाई? ऐसी कक्षा क्यों नहीं बनाई? तो भाई इसमें भूमध्य रेखीय कक्षा में उपग्रहों को लगाने के लिए, काम करवाने के लिए कई सारे सैटेलाइटों की आवश्यकता थी। लेकिन भारत आज़ादी के बाद, गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ, तब भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था और बहुत ज़्यादा भारत के पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इसके साथ उसने फोकस किया इस कक्षा के साथ साथ, कौन सी? उत्तर से दक्षिण कक्षा की ओर, कि भाई ये कम से कम एक उपग्रह पूरी पृथ्वी पे एक ही बार देखे, लेकिन पूरी पृथ्वी पर तो नजर डालेगा। इस तरीके से भारत ने ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय कक्षाओं पर विभिन्न प्रकार के उपग्रह लगाए हुए हैं। केवल भारत ने नहीं, विश्व की तमाम प्रकार की स्पेस एजेंसियों ने लगाए हुए हैं। तो उपग्रह मुख्य रूप से 2 कक्षाओं में लगाए जाते हैं अगर पृथ्वी पर उनको अध्ययन करना है। एक कौन सा? भूमध्य रेखीय, और दूसरा ध्रुवीय। अब ये चीजें आप समझ गए तो ध्यान से देखना,
अब देख लेते हैं भूमध्य रेखीय उपग्रह में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। ध्यान से देखना, भूमध्य रेखीय उपग्रहों में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। इसको देखिए, अब आप जानिए भाई, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ रही है ना, तो भाई विभिन्न दूरियों पर अलग अलग कक्षाएं, दूरियों के आधार पर अलग अलग कक्षाएं हैं। तो कौन सी कक्षाएं हैं, कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं, इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर पर, 100 किलोमीटर की ऊपर सतह जो होती है, कितने किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन होती है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने बताया है। किसने बताया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसने बताया कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर की लाइन को कर्मन लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? कर्मन लाइन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने साफ साफ कहा कि किसी भी पृथ्वी से सतह से छोड़े गए किसी भी सैटेलाइट को कर्मन लाइन पर या कर्मन लाइन के नजदीक नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना भाई? इसलिए नहीं लगाना क्योंकि कर्मन लाइन पर लगा हुआ या इसके आसपास लगा हुआ कोई भी सैटेलाइट पर जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उस पर ज्यादा काम करेगा, और जब ज्यादा काम करेगा तो भाई वो क्या करेगा, उस सैटेलाइट को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई 100 किलोमीटर की जो रेंज है कर्मन लाइन वाली, उस लाइन के आसपास या उस पर कोई भी सैटेलाइट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, सैटेलाइट जिस उपयोगिता के लिए भेजा गया है वो उपयोगिता कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद कई कक्षाएं होती हैं, ध्यान से देखना। एक कक्षा होती है नियर अर्थ ऑर्बिट। कौन सी कक्षा? नियर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की नजदीक की कक्षा होती है, नियर अर्थ ऑर्बिट। फिर दूसरी कक्षा होती है, ये होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। एक होती है नियर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की नजदीक कक्षा। अब नजदीक कक्षा की जो थोड़ी सी ऊपर होती है उसको कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। कौन सी? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। कौन सी भाई? मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये तीसरी कक्षा है। फिर होती है भाई, इसके बाद होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बाद होती है हायर अर्थ ऑर्बिट। एक चीज को समझते रहिए, मैं जो ये कक्षाएं लिखा रहा हूं ये भूमध्य रेखा के ऊपर की कक्षाएं, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर, जो सैटेलाइट भूमध्य रेखा को सापेक्ष मानकर गति करते हैं चारों तरफ, उसके ऊपर की कक्षाएं। नियर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद जो कक्षा होती है, हायर अर्थ ऑर्बिट के बाद जो कक्षा होती है वो होती है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, मैं अभी सबको हिंदी बता दे रहा हूं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? अर्थ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद इसी के सापेक्ष इसी को एक नाम और दिया जाता है, वो कौन सा नाम है देखते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसी के साथ इसको एक नाम और दिया जाता है जो कहलाता है जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखेंगे ध्यान से, सबको देखिए ध्यान से। नियर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो निचली कक्षा की थोड़ी ऊपर है, मीडियम मध्य वाली कक्षा, हायर अर्थ ऑर्बिट जो ऊपरी कक्षा होती है। उसके बाद होती है कौन सी? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सी? जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये साल 2018 के पीएससी प्री में क्वेश्चन आया था, कितने किलोमीटर पर ये होती है। तो ध्यान से देखेंगे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो होती है वो 36,000, कितने किलोमीटर पर? 36,000 किलोमीटर पर
होती है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मैं इनका किलोमीटर इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बदलता रहता है, अलग अलग इनको लिखा गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है। ज्यादातर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है वो 1000 किलोमीटर तक होती है, इसको याद रखिएगा, 1000 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भाई हिंदी में कहते हैं इसको भू स्थिर कक्षा। कौन सी कक्षा? भू स्थिर कक्षा। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है भू तुल्य कालिक कक्षा। कौन सी कक्षा? भू तुल्य कालिक कक्षा। वैसे तो जो भू तुल्य कालिक कक्षा होती है भू स्थिर कक्षा से नीचे होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन इन दोनों को सफिक्स में लिखा जाता है, एक दूसरे के पैरेलल लिखा जाता है। याद रखिएगा, भू स्थिर कक्षा कितने किलोमीटर पे होती है? पीएससी प्री में पूछी गई है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है पृथ्वी की सतह से। इसको भू तुल्य कालिक कक्षा कहते हैं। देखेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के थोड़ी सी नीचे, इस चीज को याद रखना, मैं जो लिख रहा हूं इसको स्टार बनाकर नोट कर लेना, थोड़ी सी नीचे, लगभग, मैं अभी यहां पर किलोमीटर भी लिख दूंगा, लगभग इसके नीचे एक कक्षा होती है जिसको कहा जाता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। कौन सी? जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। इसको देखिए साधारण भाषा में जीटीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीटीओ। ये भूस्थैतिक कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से कुछ नीचे होती है, लगभग 35,600 किलोमीटर के बाद। याद रखिएगा, 35,600 किलोमीटर के बाद होती है ये। कितने किलोमीटर? 35,600 किलोमीटर के बाद। क्यों होती है इसको भी समझ लीजिए। भाई कोई सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से जब ऊपर छोड़ा जाएगा तो भाई ऊपर ना तो घर्षण बल है और ना ही ब्रेक है सैटेलाइट में। तो भाई आप बताइए, अगर हमको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस सैटेलाइट को लगाना है तो पहले रोकना पड़ेगा, पहले स्थिर करना पड़ेगा। अगर पहले स्थिर नहीं हुआ, सीधा 36,000 किलोमीटर पे रोका, तो ठीक वैसा ही होगा कि भाई किसी धावक को हम कहें कि जाके उस लाइन पे रुकना है, वो दौड़ते दौड़ते उस लाइन पे जाएगा और सीधे नीचे गिर जाएगा और उसके दांत वांत सब टूट जाएंगे। समझ रहे ना? तो भाई इसमें क्या है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर किसी सैटेलाइट को लगाना है तो पहले उसको स्थिर करना पड़ेगा, कुछ नीचे उसको स्थिर करना पड़ेगा। और जो जहां पर सैटेलाइट को स्थिर करना होता है उसी को क्या कहा जाता है? जीटीओ कक्षा कहा जाता है। इसे उपग्रहों का, कृत्रिम उपग्रहों का पार्किंग लॉट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर जाके रुक जाते हैं, फिर बूस्टर प्रारंभ करते हैं और इन उपग्रहों को जियो स्टेशनरी कक्षा पर पहुंचा दिया जाता है। समझ में आ गया? तो उससे नीचे कौन सी कक्षा होती है? जीटीओ। 35,600 किलोमीटर के बाद इसको रोक लिया जाता है, फिर धीरे धीरे इसको 36,000 किलोमीटर पर पहुंचा दिया जाता है। पोलर सैटेलाइट में जो उपग्रह छोड़ा जाता है, जो स्थापित किया जाता है, वो कहाँ, कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है? तो जो पोलर सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 1000 किलोमीटर से कुछ नीचे स्थापित किया जाता है। इस कक्षा में सैटेलाइट को भेजने के लिए भारत ने एक विशेष प्रकार का यान बनाया था, विशेष प्रकार का रॉकेट बनाया था। और ये रॉकेट भारत को न केवल पोलर कक्षा तक, पोलर सैटेलाइट, पोलर ऑर्बिट तक पहुंचाने में सक्षम हुआ, बल्कि आगे चलकर इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। आगे के लेक्चर में, इसके बाद वही लेक्चर होगा, आगे के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि भारत ने अब तक कितने प्रकार के यान या रॉकेट डेवलप किए हैं जिनने भारत की ख्याति या भारत की उपलब्धि विश्व के स्तर पर कराई है। चलिए तो अब देखते हैं कि भाई उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उपग्रह होते हैं जिनको हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। चाहे उनका उद्देश्य पृथ्वी का अध्ययन करना हो, पृथ्वी के बारे में अनुसंधान करना हो, चाहे उनका उद्देश्य पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के बारे में खोजना हो। चलिए देखते हैं कि कुल कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उपग्रह के प्रकार। क्या देखेंगे हम यहाँ पर? उपग्रह के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखेंगे। ये कैसे है प्रकार? तो ये प्रकार है भाई कार्य के आधार पर। वैसे तो उपग्रह के प्रकार वजन के या आकार के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कम वजनी और एक होता है अधिक वजनी छोटे उपग्रह, और दूसरा होता है अधिक वजनी या अधिक आकार प्रकार के बड़े उपग्रह। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि उपग्रह के प्रकार किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। तो देखते हैं भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो उपग्रह के जो प्रकार होते हैं बेसिकली 8 प्रकार के लगभग होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा।
पहला जो उपग्रह होता है वो होता है पृथ्वी का अन्वेषण करने वाला उपग्रह। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। पृथ्वी का अन्वेषण, अन्वेषण का क्या अर्थ होता है? अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। तो पृथ्वी की खोज करने वाला उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखिए अगला देखते हैं, दूसरा जो उपग्रह होता है वो होता है मौसम का अध्ययन करने वाला उपग्रह, ठीक है, वेदर सैटेलाइट। तीसरा जो होता है वो होता है नौवहन सेवाएं उपलब्ध कराने वाला उपग्रह, नेविगेशन सर्विस। नौवहन सेवाओं से मतलब क्या है? नेविगेशन सर्विस। चौथा जो उपग्रह होता है वो होता है संचार उपग्रह। कौन सा उपग्रह? संचार उपग्रह। संचार उपग्रह से मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फिर अगला उपग्रह जो होता है वो होता है शैक्षणिक उपग्रह। कौन सा उपग्रह? शैक्षणिक उपग्रह, एजुकेशनल सैटेलाइट। फिर जो अगला उपग्रह होता है वो होता है नैनो सैटेलाइट, छोटा, हम इसको नैनो भी लिख सकते हैं, हम इसको लघु भी लिख सकते हैं, उपग्रह। कौन सा? लघु उपग्रह। फिर देखते हैं अगला जो उपग्रह होता है वो कौन सा होता है? वो होता है भाई गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने वाला। भाई पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे जिनके पड़ोसी हों, है ना, तो हमें गुप्त सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, तो गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने वाला उपग्रह, गुप्त सूचनाएं। और लास्ट जो उपग्रह होता है वो होता है खगोलीय अध्ययन करने वाला उपग्रह, खगोलीय अध्ययन करने वाला उपग्रह। ये बहुत बेसिक क्लास है, अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए कितने प्रकार के हो गए, देखते हैं। एक, पृथ्वी का अन्वेषण करने वाला, अर्थ ऑब्जर्वेशन। 2, मौसम वेदर सैटेलाइट। 3, नौवहन सेवाएं, नेविगेशन सर्विस। 4, संचार या कम्युनिकेशन। 5, शैक्षणिक उपग्रह। 6, गुप्त सूचना एकत्रित, नैनो सैटेलाइट या लघु सैटेलाइट। 7, गुप्त सूचनाएं, सिक्योरिटी सर्विस जो काम करते हैं भाई IB CBI की तरह, है ना। और 8, खगोलीय अध्ययन, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों का अध्ययन करने वाले उपग्रह। कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले सैटेलाइट, उदाहरण में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले सैटेलाइट। भाई पृथ्वी का अध्ययन करने वाले जो सैटेलाइट हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है, उनमें मुख्य रूप से जो उपग्रह शामिल होते हैं वो उपग्रह होते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो उपग्रह होते हैं कार्टोसैट। कौन सा? कार्टोसैट, कार्टोसैट। फिर होता है मेगाट्रॉपिक्स, मेगाट्रॉपिक्स। कौन सा? मेगाट्रॉपिक। फिर होता है एक उपग्रह जीसैट, फर्स्ट, सेकंड, ये सीरीज थी, इस तरह के नाम है। फिर मौसम का अध्ययन करने वाला, तो मौसम का अध्ययन करने वाले जो उपग्रह होते हैं वो मुख्य रूप से ऐसे उपग्रह होते हैं जिनका मुख्य आधार क्या हो? मौसम का अध्ययन करना हो, वेदर सैटेलाइट होते हैं। ये भी मेगाट्रॉपिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि मेगाट्रॉपिक्स का काम, पृथ्वी का अध्ययन करने के साथ साथ सबसे मुख्य काम क्या था? मौसम का अध्ययन करना। तो इसमें क्या लिख देंगे? मेगाट्रॉपिक्स। कौन सा? मेगाट्रॉपिक्स। फिर नौवहन सेवाएं, तो भाई नौवहन सेवाएं या नेविगेशन सेवाएं, अभी तक हम निर्भर थे किस पर? जीपीएस। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये अमेरिका का नेविगेशन सर्विस है, लेकिन भारत ने अब खुद का विकसित कर लिया है जिसका नाम है नाविक। आगे के लेक्चर में हम नाविक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जीपीएस के बारे में भी पढ़ेंगे। नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर है संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, इनसैट। कौन सा? इनसैट। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह का क्या नाम था? क्वेश्चन समझ लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, भारत के पहले संचार उपग्रह का क्या नाम था और ये किस वर्ष भेजा गया था। चलिए, तो संचार उपग्रहों की एक सीरीज भारत सरकार ने चलाई थी जिसका नाम था इनसैट। इसी से मोबाइल संचार प्रारंभ हुआ, टेलीफोन संचार प्रारंभ हुआ, DTH डायरेक्ट टू होम सुविधा प्रारंभ हुई, 5G, 4G, 3G जैसी सुविधाएं भी प्रारंभ हुई। शैक्षणिक उपग्रहों में कई सारे नाम हैं शैक्षणिक उपग्रहों में, जैसे अनुसैट है। कौन सा? अनुसैट, याद रखिएगा कौन सा है? अनुसैट। फिर नाम है युवासैट,
कलाम सैट, बहुत सारे नाम हैं, इसमें कई सारे उपग्रह भेजे गए। हम बताएंगे आपको कौन कौन से उपग्रह भेजे गए हैं। नैनो या लघु में कई सारे हैं, जैसे कलाम सैट मैंने कहा ना, अनुसैट, युवा सैट, ये छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, इन्हीं को लघु सैटेलाइट भी कहा जाता है ना। ये छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, ज़्यादा बड़ा इनका आकार प्रकार नहीं होता। विभिन्न प्रकार के निजी संस्थानों द्वारा या बच्चों द्वारा अनुसंधान के लिए या शैक्षणिक संस्थान द्वारा शैक्षणिक अनुसंधान के लिए छोटे लघु उपग्रहों को भेजा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने वाले। तो वही कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन या विकसित किए जाते हैं। जैसे भारत में रुक्मणी नाम का उपग्रह गुप्त सूचनाओं के लिए ही विशेष रूप से भेजा गया था। कौन सा? रुक्मणी नाम का उपग्रह। खगोलीय अध्ययन करने वाले उपग्रह, अब भाई खगोलीय अध्ययन करने के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड भेजा, और मंगल ग्रह की अध्ययन करने के लिए मंगलयान भेजा। इसके अलावा भारत का उपग्रह अनुसंधान संस्थान इसरो भारत की पहली अंतरिक्ष खगोलीय वेधशाला को 2015 में स्थापित कर चुका है। अंतरिक्ष खगोलीय वेधशाला, जी हाँ, अंतरिक्ष खगोलीय वेधशाला, इसका नाम है एस्ट्रोसैट। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? एस्ट्रोसैट। तो इस तरीके से भारत जितने भी मैंने यहाँ पर सैटेलाइट के प्रकार लिखे हैं कार्य के आधार पर, लगभग सभी प्रकार के भेज चुका है अंतरिक्ष में, और लगातार इनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है। आज अगर हम बात करें, जो हमने अभी कक्षाएं लिखी थी भूमध्य रेखीय और पोलर कक्षाएं जो हमने समझी हैं, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ भेजे गए हैं पृथ्वी से लॉन्च करने के बाद, ये सबसे ज़्यादा कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं, या इसके बाद जो हायर अर्थ ऑर्बिट है उसके बाद जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वहां पर स्थापित किए जाते हैं। या तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कक्षा जहां उपग्रह लगाए जाते हैं वो है पोलर ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? पोलर। तो 3 कक्षाओं में सबसे ज्यादा सैटेलाइट विश्व ने लगाए हैं, केवल भारत ने नहीं। नियर अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और तीसरा है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट पृथ्वी में से भेजे गए, चाहे वो भारत के द्वारा हो, चाहे अमेरिका के, चाहे कनाडा, फ्रांस, किसी भी देश के द्वारा हो, सभी देशों द्वारा उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो इन्हीं कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि जो उपग्रह हैं उनका निर्माण किसी भी देश में कई संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जाता है। उपग्रह के जो पार्ट होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह के पार्ट होते हैं, जिनमें क्या होता है? सोलर पैनल होते हैं, ये बैटरियां चार्ज करने में, बैटरियां होती हैं, एंटीना होते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं, ट्रांसपोंडर होते हैं, और बहुत सारी अन्य डिवाइस भी होती हैं जिनसे मिलकर एक कृत्रिम उपग्रह बनता है, एक कृत्रिम उपग्रह कार्य करने में सक्षम होता है। तो इनमें कई सारी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इन डिवाइसेस का निर्माण अलग अलग संस्थाएं मिलकर करती हैं, तब जाके उपग्रह का आकार या प्रकार बनता है। अब इन उपग्रहों को भाई बस में बैठाकर या रेल लाइन में ट्रेन से या मालगाड़ी से कहीं से तो भेजा नहीं जा सकता। इनको भेजने के लिए एक यान चाहिए होता है, एक वाहन चाहिए होता है। इस वाहन को व्हीकल कहते हैं, और इसे रॉकेट कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? रॉकेट कह सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें रॉकेट को अच्छे तरीके से समझाया था। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो कि भाई रॉकेट क्या होता है, अच्छे तरीके से मैंने बताया, उसको जाके आप देख लो। इसके साथ ही रॉकेट के भी कार्य एवं क्षमता के आधार पर, वजन और दूरी के आधार पर रॉकेटों के भी कई प्रकार होते हैं। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि भाई रॉकेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे और कहां से इनको लॉन्च किया जाता है। बेसिकली रॉकेट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक रॉकेट थे वो अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं रहे। तो रॉकेट वाला जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसको हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सफल नहीं हुए, कौन कौन से अत्यधिक सफल हुए। इन उपग्रहों को भारत में एक विशेष स्थान से भेजा जाता है, जो मैंने अभी पढ़ाया है, बेसिक टॉपिक पढ़ाया है। इन उपग्रहों को भारत में सार केंद्र से, पहले नाम था SHAR, सार केंद्र से, अब जो हो गया है SDSC केंद्र, सार केंद्र से, है ना, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं। यहाँ से, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। तो आगे वाली क्लास में हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे, कितने प्रकार के यान हैं, कैसे इनको विकास किया जाता है, कैसे ये काम करते हैं। धन्यवाद आप सभी को। आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक क्लास सैटेलाइट के बारे में समझ में आई होगी।
दोस्तों क्लास अच्छी लगी है, मनोरंजक रही है, बिल्कुल भाई मनोरंजक ही होनी चाहिए, मनोरंजक रही है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।